वेल आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। क्या वेट कर रहे थे? अगली वीडियो कब आने वाली है? लो आ चुकी है। वेल बताता हूँ कि हम क्या कर रहे थे। तुम्हें याद होगा यार, लास्ट टाइम हमने क्लास 9 को स्टार्ट किया था और मैं तुम्हें बता रहा था सिविक्स डेमोक्रेसी के बारे में। और मैं पूरा फ्लो चार्ट माइंड मैप तुम्हें दे चुका था कि हम चीजों को कैसे और किस तरीके से लेकर चलने वाले हैं। वेल बताता हूँ आगे के टॉपिक्स को। यार अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा, जाओ देखो और समझो कि एक्चुअली में डेमोक्रेसी क्या है। सिंपल शब्दों में अगर मैं तुम्हें 2 मिनट के अंदर कंक्लूड करूं, इंडिया में रहते हो ऑब्वियस, क्या मोदी जी को तुमने इलेक्ट किया? ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली। तो जिस भी कंट्री में लीडर्स को तुम इलेक्ट करते हो उसी कंट्री को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक। वेल तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? हाँ, तो बस यही डेमोक्रेसी होता है। अब यार मैं तुम्हें बताऊंगा कि डेमोक्रेसी इवॉल्व क्या हुई, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म क्या होता है। तो मल्टीपल चीजें जो हम हैं इस टॉपिक या इस वीडियो में गो थ्रू करेंगे। यार वेल चैप्टर थोड़ा लेंदी है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा सिस्टमेटिकली। चलो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। यार जब मैं बातचीत करता हूँ ना डेमोक्रेसी, यार डेमोक्रेसी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। जब भारत कुछ इस तरीके से दिखता था और इंडिया को ये आज जो तुम देखते हो वैसा नहीं था। इंडिया को इंडिया ने कहकर भारतवर्ष कहा जाता था। जो आज तुम म्यांमार देखते हो, वेल वो पहले इंडिया का हिस्सा था। आज जो तुम पाकिस्तान देखते हो, वेल वो इंडिया का हिस्सा था। आज जो तुम पर्टिकुलरली अफगानिस्तान देखते हो, वेल वो इंडिया का हिस्सा था। आज जो तुम नेपाल देखते हो, वेल वो इंडिया का हिस्सा था। तो आज जो तुम भूटान देखते हो वो इंडिया का हिस्सा था। तो इंडिया देख लो कितना एक्सपेंड था, कितना टेरिटोरियल था जब मोनार्की चला करती थी और बीसी का टाइम था। मतलब बीसी का टाइम पीरियड था, बीसी का टाइम नहीं था। यार लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि वेल बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, तो जाओ जरूर देखो वरना समझ नहीं आएंगी तुम्हें चीजें। अब करते हैं स्टार्ट यार। तो इंडिया की डेमोक्रेसी ना बहुत तगड़ी तरीके से इवॉल्व हुई है। वेल कैसे? फोन की तरह। यार पहले ऐसा फोन चलता था ना यार, ऑब्वियसली मुझे एक बात बताओ यार, मैं ना एक फोन यूज करता था, सस्ता था यार, उसमें दिक्कत आई तो मैंने चेंज किया। तो हम ऐसे ही चीजों को इवॉल्व नहीं करते, लास्ट प्रोडक्ट में कोई दिक्कत थी तभी नए प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हुए। तो वही चीज है कि डेमोक्रेसी एक दिन में नहीं बनी, डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई है। पहले कुछ ऐसे फोन थे, फिर कुछ ऐसे आए, फिर कुछ ऐसे, फिर कुछ ऐसे, फिर कुछ ऐसे। वेल ऑब्वियसली स्मार्टफोन्स जिनमें बहुत सारी बेहतर चीजें हैं। तो डेमोक्रेसी भी ऐसे इवॉल्व हुई है। डेमोक्रेसी की बहुत पुराने समय से बातचीत करेंगे। वैदिक सोसाइटी। अब बच्चे कहते हैं वैदिक सोसाइटी क्या होता है? अरे अरे इसको क्या हुआ? चल गया, चलो इसमें चार्जिंग की कमी लग रही है मुझे, लगाते हैं इसको चार्जिंग पे। यार वैदिक सोसाइटी बहुत पुराने टाइम पीरियड को कहा जाता है जो आपका 1500 से 600 बीसी तक आता है। अब जिसे लग रहा है ना कि टाइम पीरियड उल्टा कैसे चल रहा है, तो यार इसलिए बोल रहा हूँ जाके पार्ट 1 देख लो, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम से एक रात पहले तो देखने नहीं है ना। चलो तो वेल वैदिक सोसाइटी की अगर मैं बातचीत करता हूँ तो जो 1500 से 600 बीसी का टाइम पीरियड था, बहुत पुराना। वेल वो वैदिक सोसाइटी थी। यार इस टाइम वैदिक सोसाइटी में क्या हुआ करता था बताता हूँ यार। यार दरबार हुआ करते थे, राजाओं का रूल चला करता था। अबे दरबार क्या होते हैं? वेल किंगडम क्या होते हैं, मोनार्की तुम समझते हो। ये सभा लगा करती थी। अब ये सभा क्या है? यार ये क्लिप है मेरे पास, मैं इसको ना चला नहीं सकता। अगर ओह चल गई यार, अगर अगर मैंने इसको ज्यादा चला दिया कॉपीराइट इशू आ जाएगा, है ना। वेल अब तुम ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब ये वीडियो चला पाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखो ध्यान से देखो, ओफो देखने से पहली चीज हट गई। देखो ध्यान से। यार अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो तो एक किंग है, क्या है? किंग। और किंग के आगे पूरी सभा बैठी हुई है। इस सभा में मंत्री हैं, राजा के वो लोग हैं जो राजा को बताएंगे डिसीजन कैसे लेना है, राजा को गाइड करेंगे। यार ऑब्वियस तुमने तेनालीरामा देखा नहीं तो जाओ देखो यार, तुम्हें पता चलेगा पहले क्या हुआ करता था। राजा का दरबार लगा करता था किंग, किंग के आसपास मंत्री, और किंग कुछ भी करने से पहले इन मंत्री से कंसल्ट किया करता था। अकबर बीरबल का नाम सुना है? ऑब्वियस सुना होगा यार। नहीं सुना तो क्या कर रहे हो? तुमने अपने जीवन के 15 साल बर्बाद कर दिया यार। अगर तुम 14 ईयर्स की तो ऑब्वियसली 14। जाओ इनको सर्च करो यूट्यूब पर, किसी टीवी प्रोग्राम पर जाकर। पहले नेटफ्लिक्स पर कुछ वल्गर चीजें मत देखा करो, काम की भी चीजें देखा करो। तेनालीरामा, अकबर बीरबल, तो तुम्हें समझ में आएगा कि पहले का सिस्टम किस तरीके से था। वेल पहले राजा का दरबार लगा करता था, मंत्री हुआ करते थे, समझ लो ना, सभा लगा करती थी। तो पुराना सिस्टम कुछ इस तरीके से था जहां किंग को कुछ भी करने से पहले लोगों से कंसल्ट करना पड़ता था। और इसी टाइम पीरियड को क्या कहा जाता था? वैदिक सोसाइटी। क्या कहा जाता था? वैदिक सोसाइटी। तुम रिलेट कर पा रहे हो? यार मैं उस दौर की बातचीत कर रहा हूँ जब इंडिया में वसुदेव कुटुंबकम चलता था, कि पूरा देश एक परिवार के समान है। बहुत पुरानी सभ्यता। अब लोग अपने परिवार के लोगों को परिवार नहीं मानते, समझ लो ना। तो वसुदेव कुटुंबकम, अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज मीन बाय वसुदेव कुटुंबकम, कि जब वर्ल्ड पूरा एक परिवार था और हम एकजुट थे, शांति से, रिस्पेक्ट, इज्जत के लिए, और ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत को शेयर किया करते थे। फिर चीजें और इवॉल्व होती है, फिर हम और आगे आते हैं। फिर एक टाइम पीरियड आता है 600 से 400 बीसी। वेल इस समय क्या था यार, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। यार इस समय आपके महाजनपद हुआ करते थे। वेल महाजनपद क्या है? किंगडम्स। लेकिन किंगडम से थोड़ा डिफरेंट, जहाँ राजाओं का रूल चलता है। वेल इंडिया में नॉर्थ के हिस्से में, ये नॉर्थ का हिस्सा है, लगभग 16 के आसपास महाजनपद थे। और यहाँ पर वज्जीज मिला करते थे। क्या मिला करते थे? वज्जीज। यार क्लैंस बोलते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को, समझ गए?
तो अगला जो पीरियड था उसमें ऐसे कुछ महाजनपद हुआ करते थे। महाजनपद में के अंदर वज्जीज हुआ करते थे। ये वज्जीज एक रिपब्लिकन सिस्टम को फॉलो करते थे। वेल व्हाट इज मीन बाय रिपब्लिक? जो किंग होगा वो हेरिडिटरी नहीं होगा, राजा का बेटा राजा ना, आप लोग उसको चुनेंगे। तो वज्जीज का अपना पूरा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम था। ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनको वज्जीज में बोल रहा हूँ। कुछ इस तरीके की सभ्यता थी जो हमें देखने को मिलती थी। तो जो वज्जीज थे वोटिंग करते थे और वोटिंग करके अपने किंग, अपने लीडर को चुनते थे और फिर वो लीडर उन पर रूल करता था। तो ऐसा कुछ सिस्टम। अब मैं तो उस समय नहीं था, ऑब्वियस तुम भी नहीं थे, तो ये किताब में मेंशन है। वेल किताब का नाम क्या है? महापंडिम्बना सुट्टा। वेल ये किताब लिखने वाले पता है ऑथर कौन है? गौतम बुद्ध। तो पता है मैं कितनी पुराने समय की बातचीत कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध नहीं समझे, सिद्धार्थ नहीं समझे, जिन्होंने बौद्ध या बुद्धिज्म रिलीजन की स्थापना की। यार बहुत वेल एक्चुअली में रिलीजन क्या होता है समझो यार। मेरे खुद की कुछ लाइफ टीचिंग्स हैं, मेरी खुद की कुछ आइडियोलॉजीज हैं जिसको कंबाइन कर मैंने एक रिलीजन को फ्रेम किया। तो वही चीज, तो गौतम बुद्ध की अपनी लाइफ टीचिंग्स थी, अपने खुद के कुछ सोचने समझने के तरीके थे, उनको कलेक्टिव कर उन्होंने एक रिलीजन बनाया था बुद्धिज्म। तो उन्होंने ये किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने वज्जीज का जिक्र किया है अपनी किताब में। तो उनके दौर में ऐसा होता था जिन्होंने बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म रिलीजन की स्थापना की। अच्छा इस किताब के अंदर ना और भी कुछ चीजें मेंशन है, फिर बताता हूँ क्या। इसमें सक्य रिपब्लिक के बारे में भी लिखा है। अभी सक्य रिपब्लिक क्या है? यार ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ मॉन्क्स देख लो, मॉन्क्स। अगर तुम बुद्धिज्म रिलीजन को जानते हैं समझते हो तो वहां ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और फिर मैं तुम्हें एक रिकमेंड करूंगा यार, कुछ देखो अच्छी चीजें। नेटफ्लिक्स पर जब भी चिल करते हो तो अब की बार एयरबेंडर देखना, एयरबेंडर। वेल तुम्हें समझ में आएगा। अब वेल वो हाइपोथेटिकल है लेकिन तुम रिलेट कर पाओगे सक्या ग्रुप्स के बारे में कुछ, कि किस तरीके से क्लैंस हुआ करते थे, कैसी सोसाइटी थी आज से पहले। तो ये सक्या क्लैन है। और वेल इसके अपने गौतम बुद्ध भी मेंबर थे। तो वो अपने आखिरी दिनों में लिखते हैं कि कैसे यहाँ पर भी जो लीडर्स थे वो इलेक्टेड थे। इसी को सक्या क्लैन या सक्या ग्रुप का हुआ है कि जो लीडर्स थे वो कैसे इलेक्टेड थे और एक डेमोक्रेटिक तरीका यूज किया करते थे कि जो राजा होता था वो जो एल्डर्स थे असेंबली के वो इलेक्ट किया करते थे और कलेक्टिवली ये लोग बैठकर क्या किया करते थे? डिसीजन मेकिंग। क्या किया करते थे? डिसीजन मेकिंग। वेल इसके बाद एक सिस्टम आया पंचायत सिस्टम। यार आज गांव में चलता है पंचायत, समझ गए? पंचायत गांव में सरपंच होते हैं, पंच होते हैं। तो गांव में 5 पंच होते हैं, उनका एक लीडर क्या होता है? सरपंच। वेल 5 नहीं होते और भी हो सकते हैं, वेल वो एक अलग केस है। तो आज से पहले ऐसा सिस्टम चला करता था कि जब गांव या कस्बे थे, गांव कस्बे मतलब छोटी छोटी कम्युनिटीज थी, वो ऐसे एकजुट होकर बैठ जाया करते थे। इनका एक लीडर हो जाया करता था सरपंच, जो इनको गाइड करता था। यार क्रिकेट मैच देखते हो, ऑब्वियसली तुम देखते हो यार, इंडियन क्रिकेट टीम में टोटल 11 प्लेयर्स हैं और एक उनका कैप्टन, कप्तान। इसी तरीके से गांव है या छोटी मोटी कम्युनिटीज थी यहाँ पर लोग बैठ जाया करते थे। एक इंसान इसको लीड करता था, उसको सरपंच कहा जाता था। और जो छोटी मोटी लीडर्स होते थे उसको पंच बोलते थे। आज इसको पंचायत सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो वही की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी में तुम पंचायत देखते हैं गाँव में, ये हजारों साल पहले से चलती आ रही है। पंचायत शब्द जो डिराइव हुआ है पंच मतलब 5 से डिराइव हुआ। और रिस्पेक्टेड एल्डर्स थे, मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते थे। और वेल वो डेली या मतलब झगड़ों को सॉल्व करना, न्याय देना, डेली अफेयर्स, इन सब चीजों को मैनेज किया करते थे। तो वही सब चीजें अब यार ऐसे एविडेंसेस ना तुम्हें देखने को मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जिनका काम होता है देखना पुरानी सभ्यता को, उनको कहा जाता है। वेल तुम्हें दिखाता हूँ, देखो फिर से यार तुम्हें एक मूवी रिकमेंड करूंगा, मोहनजोदाड़ो, जाओ देखो। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चलेगा। यार यहाँ पर एक नदी बहती थी इंडस, ऐसे यहाँ पर एक नदी बहती थी इंडस, बहती थी क्या, बहती है। तो आज से पहले लोग नदी के आसपास रहते थे, तो नदी के आसपास से सभ्यता बच जाया करती थी। कई सारी सभ्यता थी, मोहनजोदाड़ो भी उसी पे बनी हुई मूवी है। तो उसी तरीके से एक सभ्यता लोथल थी, देख पा रहे हो? लोथल कहाँ? गुजरात। कहाँ? कुछ इस तरीके की। वेल मतलब अब तो रिमेन्स देखने को मिलते हैं। हुआ क्या कि गुजरात के अंदर यहाँ पर ना ऐसा कहा जाता है कि बाढ़ आई थी। तो बाढ़ आने के चलते पूरा शहर, बाढ़ आई, मिट्टी और रेत आया, तो पूरा शहर मिट्टी और रेत के नीचे दब गया। तो जब पूरा का पूरा शहर मिट्टी और रेत के नीचे दब गया, तो जब बाद में खुदाई हुई या फार्मिंग हो रही थी तो कुछ अवशेष पाए गए। फिर वहां पता चला कि पूरा बसा बसाया शहर है। तो उसी में से एक सिविलाइजेशन है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, कौन सी? लोथल सिविलाइजेशन। तो जब हम इस सिविलाइजेशन को देखते हैं, लोथल सिविलाइजेशन को, इस सभ्यता को हम देखते हैं, तो हमें देखने को मिलता है यार कि यहाँ पर भी आज से पहले ऐसा पंचायत सिस्टम चलता था। तो तुम देख पा रहे हो कि किस तरीके की सभ्यता है। कुछ इस तरीके से घर वगैरह बने हुए थे, आसपास पानी की सुविधा थी, और यहाँ पर ऐसे कुछ प्रमाण पाए गए कि चीजें इस प्रकार से थी। अब यार एक्चुअली में क्लैरिफिकेशन तो नहीं है क्योंकि हम भी नहीं थे, तुम भी थे नहीं थे। एविडेंसेस को देखकर लगा कि हाँ कुछ इस तरीके का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रहा होगा, पंचायत जैसा। वेल समझ गए। इसके बाद अब ये सभ्यता देख लो कितनी पुरानी है, 2400 बीसी की, 2400 बीसी। यार मैंने तुम्हें बताया था यार, बताया था मैंने तुम्हें कि अब क्या चल रहा है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि चार्जिंग कम है। 2600 चल रहा है, सॉरी अब क्या बोल रहा हूँ, 2026 और ये 2400 साल पुरानी बात है।
तो लगभग 4426 साल पुरानी बात है। 4426 यार, बहुत होते हैं यार, बहुत। पिताजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के, और मैं बोलता बोलता थक जाऊंगा, तुम सुनते सुनते थक जाओगे, इतना पुराना। चलो ध्यान से देखते हैं, पहले बातचीत करते हैं गुप्ता एम्पायर की। यार तुमने क्लास 8 की हिस्ट्री पढ़ी ना? नहीं, तुमने नहीं पढ़ी यार। वेल, पढ़ाऊंगा कभी किसी दिन, मतलब वीडियोस बनाऊंगा ताकि तुम्हारे जो जूनियर्स उनको भी प्रॉपर तरीके से गाइड कर सको, उनको भी बताओ। यार मुगल्स का ना एक अलग ही इतिहास रहा है। तो मुगल से पहले आपके गुप्तास का रूल चलता था। वेल, चंद्रगुप्त मौर्य याद है, सुना है, या कौटिल्य सुना होगा, या कालिदास सुना होगा। तो ये जो स्कॉलर्स हुए इसी दौर में हुए हैं। तो गुप्ता एम्पायर को गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो आर्किटेक्चर था, नकाशी देख लो कितनी बारीक नकाशी है, स्कल्पचरिंग की गई है। वो ऐसे जो करते हैं पत्थर से हथौड़े से ठोकर, इतनी बारीक, अजीब नहीं लगता? ये आर्किटेक्चर देखकर क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता? यार ये बिल्डिंग्स अभी तक नहीं टूटी, अभी तक टिकी हुई हैं। कल तुम घर बनाओ 2 दिन में ढह जाएंगे। इन्होंने कितनी समय की मार झेली है, और उसमें जो नक्काशियां की गई हैं और अंदर जो कारीगरी है, बहुत उम्दा है, लाजवाब। तो गुप्ता एम्पायर के टाइम की अगर हम बातचीत करें, तो गोल्डन एज ऑफ इंडिया है। वहां पर आर्ट और कला, साइंस, मतलब रीजनिंग, लिटरेचर और आइडिया जो थे गवर्नेंस को लेकर बहुत अच्छे थे। तो गुप्ता पीरियड के दौरान में क्या था, ध्यान से देखना। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब आप पावर को सिस्टमेटिकली डिवाइड करते हैं, उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। जैसे प्रिंसिपल सब कुछ नहीं कर सकता, तो प्रिंसिपल ने कुछ पावर किसको दे दी? स्कूल टीचर ने कुछ पावर किसको दे दी? मॉनिटर। तो वो चीज, तो उस समय, अब भाई राजा था। यार तुम्हारे घर में क्या दिक्कत है, तुम समझते हो कि मैं, तुम समझते हो? तो राजा के अंडर तो बहुत बड़ा राज्य है। तो राजा ने क्या कहा कि जो लोकल एरियाज हैं, मतलब जो गांव हैं, उनमें कौन गाइड करेगा? तो राजा ने इलेक्शंस करवाकर लोकल लीडर्स को अपॉइंट कर दिया। और उन लोकल काउंसिल्स, मतलब लीडर्स में ग्रुप ऑफ पीपल थे, उनको सभास कहा जाता था। तो राजा चीजें नहीं मैनेज करता था भाई, राजा ने लोकल लेवल पर इलेक्शंस करवा दिए। वो इलेक्शंस के बाद जो मर्चेंट्स, बिजनेसमैन हो गए, लैंड ओनर्स हो गए, इन्होंने किसी एक लीडर को चुना, फिर वो उनको गाइड करता था, वो उनसे टैक्स कलेक्ट करता था। तो पहले भी आपने पावर को इस तरीके से सिस्टमेटिकली डिवाइड किया था। पावर एक जगह पर एक्यूमुलेटेड नहीं थी। अब ये पता है तुम्हें, एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ाने का मेन रीजन क्या था? और ध्यान से सुनना यार। ब्रिटिशर्स बोलते हैं, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज बोलती हैं कि डेमोक्रेसी उन्होंने हमें दी। उन्होंने हमें नहीं दी यार। जब उन्हें डेमोक्रेसी का डी भी नहीं पता था ना, तब इंडिया में डेमोक्रेसी चलती थी। बस फर्क इतना है कि हम अपने इतिहास, अपनी हिस्ट्री को भूल गए। यार ऑब्वियस है ना, काबिलियत तुम में भी है, लेकिन तुम कभी अपनी काबिलियत देखते ही नहीं हो। तुम दूसरे को देख के, तुम्हें दूसरों को देखकर लगता है कितना शानदार है यार। अबे तुम में भी कुछ काबिलियत है, तुम में भी एक स्पार्क है जो तुम्हें नहीं दिखता। तो वही चीज है, बीइंग एन इंडियन, हमारा जो इतिहास, जो हिस्ट्री है, वो बहुत गोल्डन है। हमने जो चीजें आज हम देखते सीखते हैं, वो हम बहुत पुराने समय से करते आ रहे हैं, जब ब्रिटिशर्स को पता भी नहीं था, या वेस्टर्न कंट्रीज को पता भी नहीं था। तो वही चीज बताने की बात है। चलो तुम्हें डेमोक्रेसी के बारे में और बताता हूँ, तुम्हें फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को अच्छे से समझाता हूँ यार। देखो, डेमोक्रेसी की क्वालिटी क्या होती है? एक तो है कि जो किसी भी कंट्री में रूलर्स है, वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाए? हम पीपल के द्वारा। इसके अलावा जितने भी फाइनल डिसीजन है, वो कौन ले? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो मेरा एक सवाल है यार, इंडिया में लॉकडाउन लगा के इन्होंने लगाया? इसने नहीं, इन्होंने, है ना। बड़े हैं हमारे से उम्र में, और एक अच्छी पोस्ट पर भी हैं। आप भले ही ना पसंद करें, लेकिन उस पोस्ट तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है, ऑब्वियस। तो क्या इन्होंने लॉकडाउन लगाया? ऑब्वियस। क्या इन्होंने डीमोनेटाइजेशन, नोट बंद किया? ऑब्वियस। तो यही होता है डेमोक्रेटिक कंट्री। जिस डेमोक्रेटिक कंट्री में जो लीडर्स आपने इलेक्ट किए, वो इंपॉर्टेंट डिसीजन लें। एक इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। इलेक्शन होना जरूरी है, सिर्फ इलेक्शन होना जरूरी नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं सिर्फ बंदूक रख के कहता हूँ वोट दो, ऑब्वियस मुझे दोगे, जान से मार दूंगा। या मैं तुम्हें पैसा देता हूँ तो मुझे वोट दोगे, ऑब्वियस यार, दुनिया बिकती है। और वोट को प्रॉपर्ली काउंट किए जाए, वोट चोरी ना हो। तो इलेक्शंस को करवाना जरूरी नहीं है, इलेक्शंस को सही तरीके से करवाना जरूरी है, और रेगुलरली, कि इलेक्शंस में वोट ऑनेस्टली काउंट किए जाए, वोटर्स के ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर ना डाला जाए, कोई गोली बंदूक ना रखा जाए, फ्रीली चीजों को चूज कर सके, और इलेक्शंस इम्पार्शियल, कभी किसी के फेवर में ना हो, है ना, फेयर इलेक्शंस। ये सफरेज बोलते हैं, राइट टू वोट, यूनिवर्सल बोलते हैं सभी को राइट टू वोट मिले। और वेल ऑब्वियस इंडिया में है भी, अगर आपकी उम्र 18 से बड़ी है तो आप वोट डाल सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आपका जाति क्या है, रंग क्या है, जात क्या है। और ऑब्वियस है ना यार, मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैंने वोट दिया, और एक अनपढ़ इंसान ने वोट दिया, और मोदी जी ने जो डिसीजन लिया, जितना इंपैक्ट एक पढ़े लिखे के इंसान की लाइफ पे करता है, उतना ही अनपढ़। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कि डेमोक्रेसी में वन वोट वन राइट वन वैल्यू इसलिए दिया जाता है, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। जब मोदी जी कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, तो वो सबकी लाइफ पर इक्वली इंपैक्ट करता है। तो जब आप वोटिंग कर रहे हैं, जब आप लीडर चुन रहे हैं, तो सभी को चांस भी कैसा दिया जाए? इक्वल। कैसा दिया जाए? इक्वल। यानी एक डाटा है कि इंडिया का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल बुक, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। और जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, वन वोट वन वैल्यू। किसे बोलते हैं? वन वोट। तो आपने जितने भी आदमी जिनकी उम्र 21 साल थी, उनको वन वोट वन राइट वन वैल्यू दिया था। बाद में हालांकि कुछ चेंजेस हुए,
और 1988 में अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया और वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया 21 से कितना 18, 21 से कितना 18। चलो वेल इसके अलावा भी और कुछ चीजें हैं यार। डेमोक्रेसी में आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं रहा, आपको जो से लगे, आपको गुस्सा आता है कीजिए। यार मेरा मन करता है ना मैं कैमरा उठाकर कुछ भी बोल सकता हूँ, कोई भी गाली दे सकता हूँ, ऑब्वियस तुम देखते भी उस तरीके का कंटेंट। तो इंडिया में पूरी फ्रीडम है, आप जो चाहे वो एक्सप्रेस करें, अपने इमोशंस को होल्ड मत कीजिए, बताइए। अब ये किस सेंस में लगाया था, वही सर पे बंदूक रख के कहता हूँ वोट दो, ऑब्वियस यार मुझे ही दोगे। एक है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब संगठन। यार इंडिया में आप लोग इकट्ठा हो सकते हो, बस बकायदा कुछ शर्तें हैं। आपके पास आर्म्स एंड वेपन्स ना हो, आप कोई भड़काऊ भाषण ना दे। तो अगर आप कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे हैं, पीसफुली आप लोग इकट्ठा हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस नेशन की सिक्योरिटी को लेकर कोई भी खतरा ना हो। आपको फ्रीडम है यार, आप किसी भी कल्चर किसी भी रिलीजन को फॉलो करें। बीइंग अ हिंदू में तिलक लगा सकता हूँ, बीइंग अ मुस्लिम में टोपी पहन सकता हूँ, बीइंग अ सिख में पगड़ी पहन सकता हूँ, समझ लो ना। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो सही लगे तुम्हें कर सकते हो। आफ्टर ऑल इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, सेकुलर समझते हो, इंडिया में आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। और इंडिया में एक इंडिविजुअल को फ्रीडम भी दी जाती है यार। यार जो मुझे सही लगता है क्या वो मैं काम कर सकता हूँ, ऑब्वियस। जो मुझे सही लगता है क्या मैं वहां जा सकता हूँ, ऑब्वियस। ये फ्रीडम बहुत मैटर करती है और एक डेमोक्रेसी में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। एक तस्वीर है कि इंडिया में जब सबसे पहली बार इलेक्शंस हुए थे, कब, 1951 से 1952 के बीच, देख रहे हो। तो मतलब ये वो सब चीजें हैं जो काफी कुछ सीखने को बताने को मिलती है। अच्छा एक पॉइंट में बताना भूल गया था कि इंडिया में इलेक्शंस को सही तरीके से कंडक्ट कराना वो जिम्मेदारी किसकी, ईसी, इलेक्शन कमीशन। याद रखना कि इंडिया में इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, ये जिम्मेदारी ईसी, इलेक्शन कमीशन की है। एक इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है, एक रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है, लॉस के, कानून के सामने सब इक्वल है, कानून अंधा है। अगर कोई जुर्म या गलत काम मोदी जी करते हैं और कोई गलत काम ये मासूम आदमी करता है, तो दोनों को सेम सजा दी जाएगी, दोनों को, चाहे वो मोदी जी हो चाहे कोई एक बड़ा इंसान हो। और यार इंडिया में एक एक्ट भी है, आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसके थ्रू ट्रांसपेरेंसी आती है। पहले समझाता हूँ क्या है ये ट्रांसपेरेंसी, किसको बोलते हैं समझो। मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है तुम वो देख सकते हो, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। यार पार्लियामेंट होती है, वेल पार्लियामेंट जहां पर कंट्री के नियम कानून बनाए जाते हैं। वेल तुम्हें कुछ क्लिपिंग दिखाता हूँ, तुम्हें देखिए कैसी आएगी। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो ये वीडियो की क्लिपिंग देखो तुम। तो तो वेल तुम्हें नहीं लगता कि यार ये लोग लड़ रहे हैं और इसको मीडिया कवर कर रहा है और तुम देख सकते हो, तो ये ट्रांसपेरेंसी होती है कि जब इंडिया का पार्लियामेंट सेशन चलता है वहां क्या हो रहा है तुम देख सकते हो। और एक आरटीआई एक्ट क्या होता है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, मैं जो चाहे गवर्नमेंट से वो जवाब पूछ सकता हूँ और गवर्नमेंट को मुझे विद इन 30 डेज जवाब देना होगा। तो यार ये कुछ खासियत है जो कि आपको देखने को मिलती है। और इस एक्ट को 15 जून 2005 में पास किया गया था और हर दिन 4800 से ज्यादा राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट्स को क्या भी किया जाता है, फाइल, क्या भी किया जाता है, फाइल। तो मुझे लगता है कि बल तुम्हें क्लियर होगा। चलो एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ यार, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यार बहुत ध्यान से देखना। वेल इंडिया में रहते हो यार, इंडिया में देश को कैसे चलाना है मैं तो नहीं डिसाइड करता हूँ, मैंने अपने बिहाफ पर रिप्रेजेंटेटिव चुना। ऑब्वियस इलेक्शन के दौरान तुमने वोटिंग की, वोटिंग करके तुमने रिप्रेजेंटेटिव को चुना, वो रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेता है कि देश कैसे चलाना है, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं, जिस डेमोक्रेसी में मैं डायरेक्टली खुद से डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, मैंने वोटिंग करके मोदी जी रिप्रेजेंटेटिव को चुना और वो रिप्रेजेंटेटिव मेरे बिहाफ पर देश चलाते हैं, उसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। और चलती क्यों है यार, इंडिया में 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है, क्या पॉसिबल है कि सारे लोग एक साथ बैठ सके, नहीं। अब बैठ भी गए तो क्या लोगों के पास समय होगा, नहीं। क्या लोगों के पास नॉलेज होगी कि देश को कैसे चलाना है, नहीं। तो इस कारण से इंडिया जैसी कंट्री में आपको रिप्रेजेंटेटिव चुनने पड़ते हैं। और ऑब्वियस यही मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, हर देश में ही ऐसे डेमोक्रेसी चलती है।
और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं यार, आज से पहले जब शहर छोटे थे, जब लोग छोटे थे, गांव छोटे मोटी कम्युनिटीज हुआ करती थी, तो कम्युनिटीज में लोग खुद से बैठकर पार्टिसिपेट किया करते थे, खुद से। तो मैं लीडर्स को नहीं चुनता था, मैं खुद बैठता था, खुद बैठकर डिसीजन लोगों के साथ मिलकर लिया करता था। तो जब हम रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं चुनते, खुद से वोटिंग करते हैं, खुद से लीडर्स को चूज करते हैं, मतलब लीडर्स नहीं, ऑब्वियस गलत बोल गया, जब खुद से हम लोग बैठकर वोटिंग करते हैं, खुद से डिसीजन लेते हैं, हम खुद रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं लेते हमारे बिहाफ पर, उसको बोलते हैं डायरेक्ट। ये आज से पहले चलते थे, जब एरियाज क्या थे, छोटे। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। समझ गए, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जब रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं, डायरेक्ट हम खुद से डिसीजन ले रहे हैं, इसमें सिटीजन खुद से लॉज बनाते हैं, इसमें लीडर्स लॉज बनाते हैं। इसमें काम कौन करेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमने चुने हैं, इसमें हम खुद से काम करेंगे। जो छोटी मोटी कंट्रीज हैं, छोटी मोटी कम्युनिटीज है, वहां पर ये तरीका चलता है। बड़ी कंट्रीज जैसे इंडिया, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना पड़ता है। आज से पहले याद है, यूरोप में कंट्री है ग्रीक, ग्रीक की कैपिटल है एथेंस, तो एथेंस, ये तब ये तरीका चलता था। पहले अगर मैं बातचीत करता हूँ किस चीज की, प्रैक्टिकलिटी की, तो अब ये तरीका नहीं है प्रैक्टिकल। यार आप सोचो, क्या पॉसिबल है कि सारे लोग खुद से बैठकर डिसीजन ले सके? नहीं, अब यही तरीका प्रैक्टिकल है, तो ये चीज है। तो वेल मुझे बताओ, और ये वेल वो पार्लियामेंट है इंडिया की जिसका मैं जिक्र करता हूँ, नई पार्लियामेंट, यहाँ पर लॉज बनते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, संसद। क्या कहा जाता है, संसद। वेल यहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हें चैप्टर क्लियर हो गया। अब अगला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा डेमोक्रेटिक सिस्टम, जहां मैं तुम्हें बताऊंगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, वेल मोदी जी को कैसे इलेक्ट किया जाता है, मोदी जी पीएम। और यार अमेरिका का सिस्टम अलग है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं, अमेरिका में प्रेसिडेंट। तो ये अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। हो सकता है कि इस पर खुद एक पूरी प्रॉपर वीडियो 15 से 20 मिनट की। तो चैप्टर जहां तक आपका 3 या फिर 4 पार्ट्स में एंड होगा, लेकिन पूरा प्रॉपर एंड करेंगे। तो वेल बताना यार तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। बस इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कल को एक नई और एक धांसू और एक कमाल की वीडियो के साथ। इतना बेहतर एक्सप्लेनेशन दूंगा कि तुम्हें बहुत बेहतर समझ में आएगा। वेल थैंक यू वेरी मच।